थे सभी को मैं शानदार आभार व्यक्त करती हूँ और अब आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम वेबिनार की मॉडरेट करने के लिए उदय कुमार मन्ना जी, जो आरजेएस परिवार की नेशनल कन्वीनर हैं। मन्ना जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आएं और आगे कार्यक्रम की संचालन करें। धन्यवाद डॉक्टर पुष्कर बाला जी, बहुत ही अच्छा आपने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कराया और ये संदेश लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन में हम लोग 152 फिजिकल बैठकें जब किए थे पूरे देश भर में, तो उसमें भी महापुरुषों को हम लोग श्रद्धांजलि देते थे, साथ में अपने परिवार के लोगों को भी। आज भी डॉक्टर प्रेम भाटिया जी जो जिस तरह से उन्होंने समझाया हम लोगों को कि जब इंसान बनना है तो हमें अपने जीवन को मानवता को देखना है और यही रवि कालरा जी कर रहे थे। और इससे पहले तमाम पॉजिटिव स्पीकर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं देश भर के, ये सभी पॉजिटिव स्पीकर्स कोई साधारण लोग नहीं हैं। इनके परिवार जन के पूर्वजों का जो संस्कार है इनके अंदर आया हुआ है, तभी ये लोग देश भर से जुड़ते हैं और यहाँ पर अपने पूर्वजों को, देश के महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हैं। हम इन सभी लोगों का जो पॉजिटिव स्पीकर्स हैं और जिस तरह से गुणवत्तापूर्ण रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं यूट्यूब पे, वो सब अपलोड कर दिया गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि इन महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आरजेएस की जो मुहिम चल रही है, आरजेएस वेबिनार हर रविवार, उसका पालन करते हुए हम लोग 37वें अंक तक पहुंचे हैं और पॉजिटिव स्पीकर्स अलग अलग राज्यों से, और इसमें सकारात्मक सूचना केंद्र पटना और जमशेदपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे रिनाउंड कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जो कि कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक हैं, और अश्विनी राणा जी जो कि वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर हैं, और नवीन प्रकाश शर्मा जी जो कि जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के। और आप जानते हैं कि डॉक्टर एके मर्चेंट जी जो कि अभी वेबिनार में आए भी थे, वो आज वेलकम एड्रेस करेंगे, जो कि मिंत्र फाउंडेशन है, जो कि प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट होता है, वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट का कार्य मिंत्र फाउंडेशन करती है। उसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर एके मर्चेंट जी। और कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन लगातार जो है इसमें सहयोग समर्थन कर रहा है आजादी की अमृत गाथा का। प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी का हम आभारी हैं और वो कीनोट एड्रेस प्रस्तुत करेंगे। यहां पर हम लोग कंज्यूमर नो योर राइट्स, आज कंज्यूमर डे के रूप में, नेशनल कंज्यूमर डे आप जानते हैं कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये पूरे भारत में मनाया जाता है। और अगर विश्व कंज्यूमर डे की बात करें तो वो 15 मार्च को मनाया जाता है, और आरजेएस कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए 15 मार्च को भी वेबिनार करता है, और ये 26 दिसंबर को हम लोग कर रहे हैं कंज्यूमर डे सेलिब्रेशंस, कंज्यूमर नो योर राइट्स। आज हम लोग कंज्यूमर के जो अधिकार हैं उसके लिए बहुत सारे, जो आप देख रहे हैं कि विशेषज्ञ हैं, वो आपको समझाएंगे, बताएंगे। हम मोटा मोटी बात बताना चाहेंगे कि आखिर ये उपभोक्ता जो है ये होते कौन हैं। ये जो उपभोक्ता है, यानी कि हम लोग जब सामान खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता हैं। तो राष्ट्रपति से लेकर और नीचे आप जहां भी देखें अंतिम आदमी, वो भी एक कंज्यूमर है, क्योंकि जिस चीज का उपयोग आप करते हैं उसको बाजार से आप खरीदते हैं और आप वो उपभोक्ता हो जाते हैं, उसके लिए आप कुछ पैसे भुगतान करते हैं। अब ये जो लेन देन की जो प्रक्रिया है, अगर इसमें ईमानदारी रहती है तो निश्चित रूप से हमें अपने अधिकार का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर मानवता हमें बार बार यही सिखाती है, यही सिखाती है। गीता का सार जो सिखाया जाता है, कई दुकानों पे आपने देखा होगा कि किस तरह से उसका मतलब और अर्थ जो है वो अनर्थ करके समझा जाता है या व्यवहार में देखा जाता है। जबकि गीता का सार ये कहता है कि तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया और जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। तो इसको किस रूप में समझा जाए, दुकानों पे हम लोग बराबर ये देखते हैं। लेकिन फिर ये उपभोक्ता आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा?
लोग दुकानदार किस तरह के हैं, मैं किसी पे आक्षेप न लगाते हुए ये बताना चाहेंगे कि दुकानदारी करने बैठे हैं, क्या कहते हैं, दुकानदारी करने बैठे हैं, कोई समाज सेवा करने नहीं बैठे हैं। यहां पर देखिए मानवता पे फिर प्रश्न उठता है, ये समस्या क्यों आती है? उपभोक्ता आंदोलन, बिजॉन मिश्रा जैसे लोग और अन्य वक्ता जो हैं वो, उनको ये आंदोलन क्यों खड़ा करना पड़ा? और बिजॉन मिश्रा जी तो लगभग 35 साल से ऊपर हो गए, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक है और उन्होंने उपभोक्ता आंदोलन को चलाया। जागो ग्राहक जागो जो कमेटी थी, उसके पुरोधा जो है, इन लोगों ने जागो ग्राहक जागो उपभोक्ताओं को दिया कि जागिए। तो गीता के सार को हमें समझने की जरूरत है, कि दुकानदारों को भी समझने की जरूरत है कि हमें मानवता की दृष्टि से जो भी ग्राहक आता है, ग्राहक आपके लिए भगवान है। तो फिर ये लेन-देन की प्रक्रिया में किसी को पीड़ा क्यों मिलती है? क्या दुकानदार हमारे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी दुकानदारी करते हैं? क्या मानवता के साथ वो पेश आते हैं? क्या उनका व्यवहार सही रहता है? किस तरह से आप चांदनी चौक में चले जाइए, जो दिल्ली में है, वहां किस तरह से लोग जो हैं आपके पीछे पड़ जाते हैं और कैसे वो फंसा लेते हैं? क्या उसमें मानवता है? हमें बार-बार प्रेम भाटिया जी के, रवि कालरा जी को श्रद्धांजलि देते हुए जो उन्होंने कहा, हमें बार-बार उसको याद रखना पड़ेगा कि अगर मानवता है, इंसानियत है, मानव धर्म है, तभी आरजेएस ने शुरू किया राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। यही तो है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चनितानांतुम वसुधैव कुटुंबकम। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि अगर हमारा चरित्र उदार हो, मानवता का मन में वास हो, तो इस तरह की समस्या हम लोगों को नहीं आ सकती है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग आज उपभोक्ता के अधिकारों पर इन विशेषज्ञों की राय को समझेंगे और गंभीरता पूर्वक हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या उपभोक्ता आंदोलन में सहयोगी बन सकते हैं। आजादी की अमृत गाथा विशुद्ध सकारात्मक पत्रकारिता का रूप है, क्योंकि हर आज आप देखेंगे अमृत गाथा में अलग-अलग विषयों पे चर्चा होती है। हम लोग अपने पूर्वजों को, महापुरुषों को याद करते हैं। ये नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संस्कार देने का काम हम लोग कर रहे हैं। कोई और कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। इस बात को लेकर हमें गर्व होना चाहिए। तो आइए, हमारे बीच जो सबसे महत्वपूर्ण वक्ता भी है और आप जानते हैं कि वो बहुत बड़े आध्यात्मिक साधक भी हैं, डॉक्टर ए.के. मर्चेंट जी। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और आरजेएस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी मंच साझा किया है उन्होंने। आरजेएस के जय हिंद जय भारत स्मारिका में भी वंदे मातरम में उनके आर्टिकल भी छपे हैं। मिंत्र फाउंडेशन रिसोर्स सेंटर फॉर वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट, इसके जी प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ए.के. मर्चेंट जी। तो आरजेएस फैमिली की ओर से आप सभी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित हैं। आप अपने जो अतिथि हैं उनके लिए डॉक्टर ए.के. मर्चेंट साहब जी। हाँ, यहाँ पे सभी देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, और हमारे श्री उदय कुमार मन्ना जी जो कन्वीनर है आरजेएस फैमिली, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे फिर याद किया और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो 24 दिसंबर को हम एक विशेष कार्यक्रम रखते हैं, वो आज हमने 26 को रखा है। और इसके साथ साथ आपने हमारे जो वरिष्ठ और जाने माने महान हस्तियां और वक्ता बिजॉन मिश्रा जी है, अश्विनी राणा जी है, नवीन प्रकाश शर्मा जी है और हमारे सौमिन कोले जो सेक्रेटरी है, और आपके साथ जो शॉर्ट में लिखा हुआ था TBS के बी के, तो आरजेएस परिवार से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबसे फिर से मिलने का। तो हम सब जानते हैं कि 15 मार्च अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वही एक दिवस था 15 मार्च 1962 जब प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ताओं के जो अधिकार है उसको उन्होंने एक विश्व स्तर पर साझा किया। लेकिन भारत में चूंकि 1986 में हमारा जो बिल पास हुआ था उपभोक्ता के अधिकार को लेकर, तो इसलिए वो 24 दिसंबर को पास हुआ था। तो इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो अधिकारों की बात आपने की है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन को 3 चीजों ने घेर लिया है।
एक तो है लेबोरेटरी। आज जो भी चीज हम आपका सेवन करते हैं वो सब कुछ ना कुछ इसका प्रोसेसिंग, उसमें एक प्रतिक्रिया से बाहर आया है। लेबोरेटरी यानी मशीन फैक्ट्री की तरफ से बनाकर वो पैक करके हमें साझा कर। आज तो आपको बाजार जाने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले तो हम बाजार जाते थे, आज आप घर बैठे जो भी कुछ आप चाहते हैं, छोटी से सुई से लेके बड़े से बड़े रेफ्रिजरेटर से लेके जो भी बड़ी बड़ी मशीन भी आपको चाहिए तो अमेज़न को आप कांटेक्ट करें तो आपके घर पहुंचा देंगे। तो आज तो इतना परिवर्तित हो गया है पूरा समाज। लेकिन उपभोक्ता का जो अधिकार है वो हम भुला नहीं सकते। उसमें छह चीजें हैं जो हमें याद रखना है। जब हम कुछ भी चीज खरीदते हैं तो हमारा अधिकार क्या है, उसके लिए पैसे देते हैं तो हमें जो चीज चाहिए वो सही होनी चाहिए, और उसमें अगर कोई भी कमी होती है तो हमारे पास पूरा अधिकार है कि उसको कानूनी तौर पे उस पर हम मुकदमा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब उपभोक्ता दिवस को लेकर बिल पास किया गया था तो इसमें 6 जो शर्तें हैं उसको जोड़ दिया गया था। और साथ साथ जो तीसरा चीज हमें घेर लिया है वो है धर्म। आज धर्म के माध्यम से भी हमारा जीवन धर्म के बगैर तो चल ही नहीं सकता है, और धर्म भी करोड़ों की संख्या में लोगों को बहुत सारी चीजें साझा करते हैं। एक जगह तो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, प्रार्थना, चिंतन, मनन, पूजा, आराधना इत्यादि, लेकिन वो हमारे जीवन का इतना अंतःकरण के एक पहलू बन गया है कि धर्म के माध्यम से भी करोड़ों की संख्या में लोग अपने रोजमर्रा के जीवन को चलाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ संक्षिप्त में ये जो 6 चीजें हैं वो मैं दोहराना चाहता हूँ। बाद में हमारे जो वक्ता है हमारे श्री डॉक्टर विजयन मिश्रा जी, वो हमें और अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से बताएंगे। और एक और विषय, इस वर्ष का जो उपभोक्ता दिवस है उसको वेस्ट प्लास्टिक्स के साथ जोड़ दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सरकार की तरफ से सुना होगा कि सरकार ने सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक्स पर प्रतिबंध लगाया है और उसको पूरा बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये वेस्ट प्लास्टिक्स का अगर हम सदुपयोग करें तो हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक्स को आप अपने जीवन से हटा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस साल का जो उन्होंने विषय रखा है कि हमें फोकस करना है कि उपभोक्ता और प्लास्टिक्स का क्या संबंध है। आज आप देखेंगे कोई भी चीज आप लेते हैं तो वो प्लास्टिक के पैकेजिंग में ही होता है और इसमें अलग अलग तरीके के प्लास्टिक होते हैं। तो आइए पहले तो हमारा जो 6 अधिकार है वो क्या है। सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, शिकायत करने का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो हम मनाते हैं, पिछले 1986 में अपना बिल पास हुआ था, तो ये 6 अधिकार को याद रखते हुए आज हमें फोकस करना है कि प्लास्टिक और उपभोक्ता, इसका क्या संबंध है और किस तरीके से प्लास्टिक्स एक तरफ तो हमारे जीवन का एक अंग बन गया है और दूसरी तरफ एक बहुत समस्या का भी एक पहाड़ बन गया है। तो इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। तो आज हमारे सतत विकास के जो लक्ष्य है उसमें कहते हैं कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका आप दोबारा उसको प्रोसेसिंग करके आप कुछ न कुछ काम में लगा सकते हैं। वेस्ट प्लास्टिक के माध्यम से सरकार कभी कभी सड़कें बनाने के लिए यूज करते हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि इस वेस्ट प्लास्टिक को कैसे ईंधन में बदला जाए। तो इसको भी अगर जितना भी वेस्ट प्लास्टिक है, मैं जानता हूँ, मैं एक कंपनी के साथ भी जुड़ा हूँ जिनके जो कूड़ा और कचरा इकट्ठा करने वाले हैं वो लोग उसकी भी बहुत सहायता करते हैं और वेस्ट प्लास्टिक्स उनसे खरीद के फिर अपने मशीन में प्रोसेसिंग करके उसका डीजल बनाते हैं और ये डीजल इंजन फिर जितने भी इंडस्ट्रीज है वहां पर वो लोग फिर सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके के उनके पास कई प्लांट्स हैं और जो प्लांट्स के माध्यम से ये जो कचरा प्लास्टिक जो है उसका फिर से सदुपयोग किया जा सकता है। तो मेरा तो काम यही था कि आप सबका
स्वागत करूं। और सबका मैंने नाम ले लिया, हाँ डॉक्टर पुष्कर बालाजी, आपका नाम मैं भूल गया, लेकिन यहाँ पे प्रेम भाटिया जी है। मैं कई हमारे साथीगण को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए कि मैं सभी यहाँ पे जुड़े हुए हमारे अतिथिगण का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन विशेष करके मैं आरजेएस परिवार का बहुत आभार करता हूँ कि आपने इस सुंदर एक कार्यक्रम आज रखा है, और हम सब बहुत ही इच्छुक है हमारे मुख्य वक्ताओं को सुनने के लिए। और हम ध्यान रखें कि जब भी आप कोई प्लास्टिक की चीज को हाथ लगाते हैं तो आज का जो चर्चा होगा उसको आप ध्यान में रखिए और सोचिए कि इस वेस्ट प्लास्टिक का कैसे अब दोबारा सदुपयोग किया जाए। तो आप के पास बहुत सारी जानकारी भी आपको मिलेगी, क्योंकि जितना भी आप वेस्ट प्लास्टिक को इकट्ठा करेंगे तो आप एक फोन लगाएंगे तो वो लोग आके इसको ले जाएंगे और फिर इसका आपको भुगतान भी देंगे जितना भी आपके पास होगा। फिर उसको जाके प्रोसेसिंग करके फिर समाज के और अच्छे काम के लिए भी लगा सकते हैं। तो आज ये भी सीख हमें जो मिल रहा है, तो हमारे एक उपभोक्ता होने के साथ साथ ये जो हमारा एक दायित्व है, इसको भी अगर हम याद रखें तो हम समाज में कुछ अच्छाई कर सकते हैं। और फिर अपने जो पर्यावरण की भी बातें जो है वो उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। और हम दूसरे समाज परिवार के सदस्य और दूसरे समाज के लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं कि बहुत सारी जो समस्याएं हमारे सामने है उसको सुलझाने के लिए हमारे पास काफी आसान विकल्प भी है। थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बहुत कुछ अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं। यही चीज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमें बार बार याद दिलाते हैं। मैं बहुत गहराई से और बहुत ही ध्यानपूर्वक उनकी संबोधन को सुनता भी हूं, और उसमें एक के बाद एक नई नई चीजें वो हमारे साथ साझा करते हैं। तो ये एक जागरूकता भी जो आ रही है, इससे भी हमारा समाज बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। और ये जो एक सद रूपांतरण के पथ पे हम अगर चलें तो हम शीघ्र ही हमारे देश को एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर हम ले जा सकते हैं, क्योंकि हर नागरिक यही चाहता है कि कैसे हमारा देश एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर आगे बढ़े। तो नागरिक होने के नाते हमारे ये दायित्व हमें ध्यान रखना है। तो मैं और अधिक न कहते हुए फिर से आरजेएस परिवार का धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि जो उपस्थित हैं उनको सुनने के लिए हम सब जुड़े हैं, उनका भी फिर से हृदय से स्वागत करता हूं। और इसके बाद मैं फिर से हमारे उदय जी को ये दायित्व सौंप देता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे चलाएं। आप चलाएंगे या डॉक्टर पुष्कर बालाजी? आप मंच संचालक, वेबिनार संचालक आप हैं। अच्छा, तो साथीगण बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये सौभाग्य दिया और आरजेएस परिवार का आभार करता हूं। आपका म्यूट है उदय जी। धन्यवाद डॉक्टर ए.के. मर्चेंट साहब, आपने प्लास्टिक की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। तो निश्चित रूप से ये विषय जो है इस पर हम लोग और भी आगे काम करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक बहुत दुनिया की एक समस्या है और उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें ढेर सारे कार्यक्रम करने पड़ेंगे, तब जाकर ये लोगों को समझ में आएगा। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमारे गणमान्य अतिथि और मुख्य अतिथि और प्रेसिडेंशियल एड्रेस करने के लिए प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी रहेंगे, और मुख्य अतिथि अश्विनी राणा जी हैं, और नवीन जी को आप देख रहे हैं माइक लिए हुए हैं। और नवीन जी नेशनल प्रेसिडेंट हैं कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की, और नवीन जी का जीवन ही उपभोक्ता आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा है और इनको विरासत में ये चीजें मिली हैं, क्योंकि इनके पिताजी से हमारा भी परिचय है। शर्मा जी बहुत ही जागरूक रहते थे, उनके साथ हमारी बैठक ज्यादा तो नहीं हुई है, 2-3 बार हुई है, लेकिन वो उपभोक्ताओं को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर बड़े चिंतित रहते थे कि कैसे होगा, उस पर हम लोग चर्चा करते थे।
और नवीन जी उसी की कड़ी में आज अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। उपभोक्ताओं को अधिकार दिलाने के लिए नवीन जी लगातार भारत में यात्रा करते रहते हैं, जहां से भी शिकायत आती है। नेशनल प्रेसिडेंट है नवीन जी कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के। तो मैं चाहूंगा कि 10-10 मिनट के लिए हम लोग अभी बातचीत कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का स्पेशल सुधीर रेडियो श्रोता संघ से भी जुड़े हुए हैं और उनके कुछ सवाल भी हैं, उन सवालों को भी हम लोग लेंगे। तो नवीन प्रकाश शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरजीएस परिवार का और खासकर उदय मन्ना जी का, जिन्होंने उपभोक्ता दिवस के अवसर पर इतना सुंदर कार्यक्रम रखा जिसमें पूरे देश से लोग उपस्थित हैं। मैं पूरी श्रद्धा के साथ में डॉक्टर ए के मर्चेंट जी का प्रणाम करता हूं, श्री अश्विनी राणा जी को प्रणाम करता हूं और हमारे कंज्यूमर परिवार के जो एक तरह से कहा जाए अभिभावक हैं, आदरणीय प्रोफेसर बिजान मिश्रा जी, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय उपभोक्ताओं के अधिकारों की लड़ाई में लगाया है। मैं उनको भी अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। साथियों, आज हम उपभोक्ता दिवस के अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम को मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विसंगतियां भी देखने में आती हैं कि जहां हम उपभोक्ता अधिकारों की बात करते हैं वहां पर हम दो चीजों को देखना बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। एक तो उपभोक्ता अपने अधिकारों की बात करता है लेकिन वो जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकारें कानून तो बनाती हैं लेकिन उनके प्रॉपर इम्प्लीमेंट में बहुत सी दिक्कत आती है, सही तरह से वो कानून लागू नहीं हो पाते हैं। जैसे इस बार वर्ष की जो थीम है उपभोक्ता दिवस के अवसर पर भारत सरकार की, अपने अधिकारों को जाने, नो योर राइट्स, इस बारे में बहुत से ऐसे उपभोक्ता संगठन हैं जो पूरे देश में इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, मैं खासकर अभी आंध्र प्रदेश की बात करूं, मैं 4 दिन पहले आंध्र प्रदेश में था, कि वहां पर कंज्यूमर कमीशन, जिसको हम कंज्यूमर फोरम के नाम से जानते थे 1986 के एक्ट में, और जो नया एक्ट आया 2019 का, उसमें वो कंज्यूमर कमीशन हो गए, वहां पर अधिकांश पद खाली है। तो जब अगर कोई शिकायत होती है तो एक आम उपभोक्ता जाकर वो आखिर जो अथॉरिटी है, जो न्याय करने वाली अथॉरिटी है, जो कोर्ट है, जो न्यायालय है कंज्यूमर का, अगर उसमें जज या वहां का जो अध्यक्ष होता है या वहां के जो सदस्य होते हैं, अगर वो नहीं है तो वो जाकर अपनी मांगों को कहाँ पूरी कर सकता है। दूसरा, इस देश की बड़ी विषमता है कि इस देश में उपभोक्ता तो एक है लेकिन उससे जुड़े हुए कानून कई हैं। BIS है, FSSAI है, IRDA है, DGCA है, कंज्यूमर का अपना मंत्रालय है, लीगल मेट्रोलॉजी है। इन सबको अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल एक आम उपभोक्ताओं का होता जाता है। तो इससे एक आम उपभोक्ता में भी एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि वो सही समय पर जाकर किस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करे। दूसरी चीज, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर जितना भी देखने में आ रहा है, जितनी तेज गति से यह व्यापार बढ़ा है, उतनी ही तेज गति से एक आम उपभोक्ताओं के साथ उनके अधिकारों का हनन भी हो रहा है। बहुत से पोर्टल बने हैं जहां पर आम उपभोक्ता शिकायत करते हैं, हमारे पास भी हजारों शिकायतें आती हैं, लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये समझ में आता है आम उपभोक्ता का कि उसको त्वरित न्याय चाहिए। त्वरित न्याय कैसे मिलेगा, इसके बारे में केवल कानून बना देने से आम उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी पहल है कि कम से कम कानून में ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह को शामिल किया गया है, इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस पर केंद्र सरकार को सख्त होना चाहिए, और राज्य सरकारों का मेरा निवेदन है कि उनको बड़ी संवेदनशीलता के साथ जल्द से जल्द अपने प्रदेशों में जितने भी प्राधिकरण हैं वहां पर कम से कम उनकी नियुक्तियां करें, और जितने भी कंज्यूमर कमीशन हैं वहां पर कम से कम सदस्य और वहां के जो माननीय अध्यक्ष हैं उन पदों को भरे, जिससे उपभोक्ताओं को न्याय मिलना चालू हो। क्योंकि जब भी हम किसी उपभोक्ता को जागरूक करेंगे, जैसे ही उसको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, अपने दायित्वों के बारे में पता चलेगा, तो न्याय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर न्याय में विलंब होगा तो कहीं ना कहीं फिर यही हो जाएगा। क्योंकि इस चीज को समझिए, जो भी हमारे आरजीएस परिवार के लोग हैं, जो सामान्य उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर अगर मैं बात करूं कि इस देश में इसके पहले क्या था, सिविल कोर्ट में मामला जाता था, लेकिन उपभोक्ता न्यायालय इसलिए बनाया गया ताकि मामले का जो निष्पादन है वो बहुत तीव्र गति से हो। लेकिन आज हमारे जो कंज्यूमर कमीशन है वो भी एक सिविल न्यायालय की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है,
कितने मामले ऐसे हैं जो 3 साल, 4 साल, 5 साल तक से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ऐसे में आज इस दिवस पर कम से कम ईमानदारी से ये बोलने की आवश्यकता है कि उपभोक्ताओं को न्याय अगर सुलभ होगा, जल्द मिलेगा, तो ये एक आम उपभोक्ताओं के पक्ष में पूरे देश में माहौल बनेगा। दूसरा, अभी हमारे जो पूर्व वक्ता थे उन्होंने कहा वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। देखिए पूरा दुनिया, भारत इतना बड़ा बाजार है कि पूरी दुनिया का जो एक व्यापारी वर्ग है, पूरे भारत को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देख रहा है। नित नई कंपनियां इस देश में आ रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनियां इस देश में आ रही हैं। लेकिन ये चीज समझनी चाहिए कि उस व्यापार व्यवहार के बाद जो भी सर्विस होती है उसके लिए कंपनियां कितनी जिम्मेदार हैं। अगर वो जिम्मेदार नहीं है, सही समय पर आम उपभोक्ताओं को सर्विस नहीं दे पा रही हैं, तो उसके लिए भी एक गहन चिंतन करने की आवश्यकता है देश में, ताकि इस मुहिम को एक आम उपभोक्ताओं के जन जन तक पहुंचाने के लिए जारी रखा जा सके। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो युग है वो बहुत ही व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो रहा है चीजों का। अभी हम सब इस वैश्विक महामारी के 2-2.5 वर्षों के चक्कर में फंसे हुए हैं। धीरे धीरे जब तो जीवन पटरी पर आता है तो फिर अब ओमिक्रॉन के बारे में सुनने को मिल रहा है। ऐसी स्थितियों में भी एक आम उपभोक्ता जब वो अपनी हेल्थ पॉलिसी ले रहा है, चाहे वो मेडिकल पॉलिसी ले रहा है, चाहे जीवन बीमा निगम की पॉलिसियां ले रहा है, ऐसी स्थिति में भी उसको बहुत सजग होने की आवश्यकता है। आए दिन देखने में मिलता है कि कितनी कैशलेस पॉलिसियां होती हैं, लेकिन जब एक्चुअल में वो हॉस्पिटल में वो उपभोक्ता एडमिट होता है तो वहां पर उसको बरगला दिया जाता है। ऐसी स्थितियों में मेरा ये भी निवेदन होगा कि एक व्यापक मंच पर खुली चर्चा हो कि उसके क्या अधिकार है उस पॉलिसी को लेने पे, उसका निस्तारण कैसे होगा, और ऐसा भी अगर कोई मनमाना काम कोई कंपनी करती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन भी चलाने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज जरूरत है एक एथिकल बिजनेस की। व्यापार तो बहुत हो रहा है, लेकिन एक एथिकल व्यापार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को अपने नैतिक पतन करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार करना बहुत अच्छा है, व्यापार कभी बुरा नहीं होता है, लेकिन जब मुनाफे से अधिक मुनाफा कमाने के लिए उस लालच में जब आप एथिकल चीजों को नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान पूरा देश भोगता है, पूरा उपभोक्ता समाज भोगता है। क्योंकि इस चीज को महसूस करिए कि धीरे धीरे इस चीज का भी उन्नयन होता चला गया कि जहां पहले व्यापारी होते थे, फिर वो संगठित व्यापारी होने लगे, फिर उन्होंने मिलावट करने चालू कर दी, फिर इस हालत में आ गया कि उनको मिलावट माफिया कहा जाने लगा। लेकिन अगर आज किसी मिलावट खाने की वजह से 50 लोग मर रहे हैं, मिलावटी शराब की वजह से 100 लोग मर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मिलावट माफिया नहीं, ये एक मिलावट आतंकवाद का रूप आ गया है, क्योंकि आतंकवादी घटनाओं में भी कमोबेश इतने लोग ही मरते हैं। तो इस पूरी परिचर्चा को देखना बहुत जरूरी होगा, और खास तौर पर अब जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्योंकि कंपनियों की ये अब मेंटेलिटी हो गई है कि वो भारत को भी 2 हिस्सों में उन्होंने बांटा है। एक वो बड़े शहरों में इंडिया देख रहे हैं और गांव में भारत देख रहे हैं। तो अब जितनी भी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं भारत को, जो हमारे गांव है, क्योंकि अब सबके पास में मोबाइल फोन्स हैं, ऑनलाइन चीजों के बारे में वो समझ रहे हैं, बहुत सी चीजें ऑनलाइन में आ रही हैं जिससे वो परचेस कर रहे हैं। तो इस विषय पे भी देखना पड़ेगा कि जो ऑनलाइन और साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसमें किस प्रकार से हम अपने देश के उपभोक्ताओं को बचा सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी मैं बड़ा उत्सुक हूँ कि मैं अपने इस कंज्यूमर कुल के एक महानायक प्रोफेसर बिजान मिश्रा जी को भी सुनूंगा। उनको सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, और आरजेएस परिवार का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी सुंदर कड़ी चला रहे हैं इस आजादी के महोत्सव में। खासकर उदय मन्ना जी, मैं उनको भी साझा प्रणाम करता हूँ। उनकी पूरी समितियां जो पूरे देश से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और कहीं ना कहीं आज के दिन पे हम सबको ये प्रण लेना होगा कि जितने भी उपभोक्ता हैं वो अपने अधिकारों का उपयोग करें, लेकिन साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का भी उपयोग करना वो सीखें। जब भी बाजार में जाएं बिल की मांग अवश्य करें। अगर कोई भी दुकानदार या कोई भी ऐसा व्यापारी जो बिल नहीं देता है उसके खिलाफ भी आवाज उठाएं, क्योंकि जब कभी भी आपका प्रोडक्ट खराब होता है तो बिल ही ऐसी चीज है जो आपका एक सशक्त हथियार बनता है जब आप केस दायर करते हैं। इन्हीं सब पूरी चीजों के साथ मैं पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। नवीन प्रकाश शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इथिक्स के बारे में बताया, और इसी के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं, और इसीलिए आरजेएस ने अभियान चलाया है, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। यही जो इथिक्स है, अगर इथिक्स नैतिकता
ये शब्द पुराने नहीं है, बल्कि ये सनातन है, और ये हम लोगों के जेहन में अगर उतर जाए तो ये मिलावटखोर जो हैं, जिनको आतंकवाद की श्रेणी में आप ला रहे हैं, तो वो भारत जैसे देश को शोभा नहीं देती है, किसी भारतीय को शोभा नहीं देती है, क्योंकि इस दुनिया से जाना सभी लोगों को है। तो अपने जीवन में कम से कम नैतिकता के साथ हम वो कार्य करें ताकि अगली पीढ़ी, जिसमें कि उन आतंकवादियों के और जो मिलावटखोर हैं उनके भी वंशज इसी देश में रहेंगे, पैदा होंगे। तो नवीन प्रकाश शर्मा जी, आपने एक बड़े आंदोलन की भी रूपरेखा यहाँ पे सामने रखी कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बड़े आंदोलन भी, और आंदोलन तो आप लोग करते रहे हैं कार्यक्रमों के द्वारा, जागरूकता, और फिर उपभोक्ता अदालतों से लोगों को केसेस को डील करते हैं। नेशनल प्रेसिडेंट कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित करेंगे प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी को, आमंत्रित करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग अपने मुख्य अतिथि, जो कि बैंक कर्मियों की आवाज को तो उठाते ही हैं, साथ में जो बैंक के ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनकी भी आवाज उठाते रहे हैं, और आज से नहीं, सालों साल से उठाते रहे, क्योंकि आप NOBW जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, अश्विनी राणा जी, जो कि आज बैंक से रिटायर होने के बाद आपने वॉइस ऑफ बैंकिंग के संस्थापक थी अश्विनी राणा जी को, और सादर आमंत्रित करते हैं कि जिस तरह से आप लगातार बैंक कर्मियों की आवाज और उपभोक्ताओं की जो आवाज, ग्राहकों की आवाज उठाते रहे हैं, आज सरकार ने जो तय किया है, जो उसमें क्या कुछ कमियां हैं, जिसकी तरफ सरकार का भी आप लेटर लिखते हैं, ध्यान दिलाते रहते हैं, लगे रहते हैं, इसको कहेंगे कि आप बिल्कुल ही सक्रिय रहते हैं उपभोक्ता अधिकारों को लेकर। अश्विनी राणा जी का स्वागत है आरजेएस के इस मंच पर। नमस्कार उदय जी और सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। सबसे पहले तो आरजेएस का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे एक मौका दिया कि भाई आप जैसे विद्वान लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर कर सकूं और बहुत कुछ सीख भी सकूं। जैसे उदय जी ने कहा कि मैं बैंक में 37 साल नौकरी की, तो 35 साल से ट्रेड यूनियन की, लेकिन उदय जी जैसे मित्रों ने कहा कि अब आप ट्रेड यूनियन की बात ना करके पूरी इंडस्ट्री की बात कीजिए। तो उसी निमित्त जो है एक फोरम वॉइस ऑफ बैंकिंग शुरू किया, जिसमें बैंकिंग से जुड़े जो भी स्टेक होल्डर है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे ग्राहक है, चाहे सरकार है, तो सबके बारे में चिंता करना ऐसी एक सोच के साथ शुरू किया। तो आज जब हम उपभोक्ता दिवस के रूप में ये कार्यक्रम को मना रहे हैं, और जैसा मुझे आदेश हुआ कि बैंक के जो उपभोक्ता है, कस्टमर हैं, उनके बारे में क्या कुछ राइट्स हैं, क्या उनको और ध्यान रखना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं, और उसके साथ आपके द्वारा भी और क्या सुझाव आएंगे, उसको भी हम सरकार के साथ और बैंकिंग अथॉरिटी के साथ उन इश्यूज को लेंगे। तो एक साधारण शब्दों में बात करूंगा, क्योंकि टेक्निकल में जाने से बहुत सारी चीज़ों को समझने में मुश्किल होती है। तो अगर हम उपभोक्ताओं के बैंक के राइट्स की बात करें तो 4-5 राइट्स हैं जो कि उपभोक्ताओं के एज ए बैंक कस्टमर उनको राइट है कि भाई जो भी उपभोक्ता है उसके लिए एक राइट है कि सभी उपभोक्ताओं को बैंक जो है वो समान व्यवहार करे। मतलब महिला है, पुरुष है, बच्चा है, तो इस प्रकार से अलग अलग तरह के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरा राइट है उपभोक्ता का कि सबके साथ जो भी व्यवहार है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यानी जो भी वो स्कीम बेच रहे हैं, जो डिपॉजिट की स्कीम है, वो इंश्योरेंस है, उसकी एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो उपभोक्ता को उसको देनी चाहिए। फिर राइट टू सुटेबिलिटी है, यानी कस्टमर के, ग्राहक के अनुसार, यानी कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए, छोटा उपभोक्ता है, अभी सरकार ने जैसे मुद्रा लोन शुरू किया, स्वनिधि योजना की रेहड़ी पटरी वालों को, ताकि उस तरह की लोगों को अलग अलग सूटेबल जो स्कीम है उसको बनाने का अधिकार भी कस्टमर के पास है। फिर राइट टू प्राइवेसी कि
कस्टमर का जो भी डिटेल है, जो पैसा है, अकाउंट है, उसकी जानकारी बैंक जो है वो किसी दूसरे के साथ साझा ना करे, वो अधिकार कस्टमर के पास है। और एक सबसे प्रमुख जो है वो राइट टू ग्रीवेंसेस रेड्रेसल, यानी जो हमारी शिकायत है बैंक के प्रति उसको उसका निवारण हो, उसका भी एक अधिकार हमारे पास। अभी तक उसके लिए जो एक प्लेटफॉर्म है कि जनरली उपभोक्ता क्या है कि किसी भी चीज के लिए कंप्लेंट बैंक में करता है, वो कंप्लेंट अलग अलग जगह जाती है, फिर अगर 30 दिन में उसकी वो कंप्लेंट का समाधान नहीं होता तो उसके पास रिजर्व बैंक का ओबड्समैन पोर्टल है, उसमें वो कंप्लेंट कर सकता है कि भाई बैंक ने मेरी जो शिकायत था उसका निवारण नहीं किया। अभी सरकार और रिजर्व बैंक ने एक अच्छा प्रयास किया कि जो ओबड्समैन था वो 3 अलग अलग ओबड्समैन काम कर रहे थे। एक बैंकिंग की कंप्लेंट था, एक एनबीएफसी की था और एक बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके लिए, और अलग अलग जगह काम करते तो ग्राहक को पता नहीं लगता था कि कहाँ पर वो मुझे कंप्लेंट कर। तो सरकार ने उसको इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया है बैंक का, यानी किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कंप्लेंट के लिए जो है वो वहां पर कर सकते हैं, और देश में कहीं भी रहता है तो वहां कर सकता है। उसके बाद वो संबंधित बैंक को वो कंप्लेंट चली जाएगी और वो उस प्रकार से एड्रेस होगी। जैसे कहा कि अभी उदय जी ने कि हमने सरकार से कुछ सामने उनके सामने इश्यूज रखे हैं, और अभी परसों ही जब ये उपभोक्ता दिवस था उसी दिन हमने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखकर 3 प्रमुख मुद्दे बैंक के ग्राहकों के संबंधित उनके संज्ञान में लाए हैं कि उपभोक्ता दिवस के ऊपर आने वाले बजट में हमारा ये मांग है कि उपभोक्ताओं के लिए सुविधा बैंकों में प्रदान करनी चाहिए। तो सबसे पहला तो अभी तक क्या था कि बैंकों में जो हमारा जमा है, फिक्स डिपॉजिट है या बाकी जो जमा है, अगर कोई बैंक डूबता है तो 1 लाख रुपए तक की हमारे पास इंश्योरेंस है कि 1 लाख रुपए तक का हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित है। बाकी उसके बारे में कुछ नहीं था। और उस समय उसमें वो 1 लाख का भी जो प्रोविज़न था वो ये था कि भई बैंक अगर डूब गया है, तो जब तक उसकी सारी लायबिलिटी सेटल करके जो कुछ बचता है उसको बाँटा जाएगा। लेकिन अभी सरकार ने उसको कहा कि नहीं, वो 1 लाख से 5 लाख का जो है वो सीमा कर दी गई, और 90 दिन के अंदर उसको वो पैसा जो है उसका मिल जाएगा। उसके लिए जो इंश्योरेंस स्कीम है, गारंटी डिपॉजिट गारंटी स्कीम है, उसमें बैंक जो है कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो ग्राहक का 5 लाख का। और सरकार का कहना है कि 98% जो ग्राहक है उसमें कवर्ड हो गए हैं और 5 लाख तक के डिपॉजिट के लिए। लेकिन हमारा सरकार से कहना है कि भाई जो 5 लाख से ऊपर वाले जो ग्राहक हैं उसके बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। तो उसके लिए हमने सरकार को सुझाव दिया, या तो इसी तरह का ट्रीटमेंट 5 लाख वालों का तक का है वो बाकियों को भी दिया जाए, लेकिन वो अगर राशि ज्यादा है तो बैंकों को इंश्योरेंस प्रीमियम देने के लिए एक कॉस्ट आएगी। तो हमने सुझाव दिया है कि क्यों ना सरकार एक स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे, यानी हम अपने हेल्थ के लिए पॉलिसी लेते हैं, घर के लिए लेते हैं, अपनी कार, स्कूटर, इवन दो एयर ट्रैवल करते हैं तब भी पॉलिसी लेते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तब भी हम उसके लिए रिस्क कवर करने के लिए हम अलग अलग पॉलिसी को लेते हैं। तो हमारा सुझाव है कि क्यों ना एक स्पेशल पॉलिसी डिपॉजिटर के लिए बनाई जाए कि 5 लाख से जो ज्यादा पैसा हमारा वहां पर है उसके लिए एक नॉमिनल हम इंश्योरेंस पे करके और अपना जो डिपॉजिट है उसको हम सिक्योर करें। वैसे आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई बहुत बैंक जो है इस प्रकार से डूब गए हो और उनका, हाँ, कोऑपरेटिव बैंकों में ऐसा आए दिन होता था, लेकिन अभी कोऑपरेटिव का भी जो कंट्रोल है वो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के पास आ गया, तो उसके ऊपर अलग से हो रहा है। लेकिन फिर भी एक साधारण जो लोग हैं जिनका पैसा 5 लाख से ज्यादा है उसके लिए एक विशेष इंश्योरेंस पॉलिसी का हमने सुझाव दिया है। ऐसा ही हमारा सरकार से निवेदन था कि महंगाई भी बढ़ रही है और आए दिन सरकार, रिजर्व बैंक जो लोन लेने वाले ग्राहक हैं उनको सुविधा देने के लिए अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम करते जा रहे हैं। अब अगर लोन लेने का इंटरेस्ट कम होगा तो डिपॉजिटर का भी इंटरेस्ट कम होगा।
तो वो बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन हैं कि जिनकी आय का साधन ही वो मंथली इनकम डिपॉजिट है, उसके आधार पर वो अपना सारा जीवन यापन करते हैं। तो सरकार को ऐसे सभी लोगों के लिए ध्यान करके ये डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ना करके उसका कुछ और अल्टरनेट निकालना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ग्राहक फिर अपने ज्यादा पैसे कमाई करने के लिए कहीं चिट फंड में लगाएगा, कहीं शेयर मार्केट में लगाएगा, कहीं वो क्रिप्टो में लगाएगा और बाद में उसका पैसा डूब जाएगा। तो बैंक से भी पैसा निकल गया और ग्राहक को भी नुकसान हुआ। तो उस नाते भी सरकार को और बैंकों को सोचना चाहिए। तीसरा, रेड्रेसल के लिए हमने एक उनको सुझाव दिया कि जिस प्रकार से ओबड्समैन का आपने इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया है, ऐसे ही ग्राहकों की शिकायतों के लिए, यानी मान लो मेरे को कोई किसी बैंक से शिकायत है, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रांच में कंप्लेंट करता हूँ। फिर आजकल ईमेल से कंप्लेंट हो जाती है, तो कस्टमर सर्विस में भी करता हूँ, रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस, चेयर, यानी एक कंप्लेंट एक इशू के मैं 10 जगह करता हूँ। 10 जगह वो जो है फॉलो अप होता है। बैंक का भी मैन पावर उससे नुकसान होता है और मुझे ये भी पता लगता नहीं कि मेरी वो जो शिकायत है उसकी पोजीशन क्या है। तो हमने कहा है कि भाई आप साधारण शिकायत के लिए भी एक इंटीग्रेटेड जो है वो ग्रीवेंसेस पोर्टल शुरू करो। जो भी शिकायत ग्राहक को बैंक के से है उस पोर्टल पर ही वो शिकायत करेगा। जिस बैंक के संबंधित है उस बैंक को वो शिकायत चली जाएगी और वो उसके ऊपर फॉलो अप करके उसका निवारण करेगा। ग्राहक भी उस पोर्टल के थ्रू अपना देख सकता है कि मेरी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है और यदि 30 दिन में वो कंप्लेंट एड्रेस नहीं होती तो ऑटोमेटिकली ओबड्समैन पोर्टल पर वो कंप्लेंट करी जाएगी। तो जब टेक्नोलॉजी की सुविधा है तो सुविधा ग्राहकों को भी मिले, तो मुझे लगता है कि अगर रिजर्व बैंक और सरकार इसके ऊपर सोचते हैं तो ऐसे 3 सुझाव उपभोक्ता दिवस पर हमने वित्त मंत्री जी को बजट में इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए भेजे हैं। ये तो कुछ राइट्स और कुछ उस प्रकार के चीजें रही। तो और 2-4 मिनट है ना माना जी मेरे पास? ऐसे कुछ जी, फिर ग्राहकों के लिए ग्राहकों आमंत्रित के किया लिए जाएगा भी जी, आमंत्रित किया जाएगा अश्विनी राणा जी, 2-3 आमंत्रित विषय किया मैं जाएगा। बोल देता हूँ कि भाई आप जो भी ग्राहक हैं बैंकों में, हमारा अगर डिपॉजिट है, सेविंग है या एफडी है, हमारा उसमें नॉमिनेशन जरूर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि इन द केस ऑफ डेथ हमारे को उसका जो पैसा लेने में बहुत असुविधा होती है। दूसरा, जो भी हम डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकों में कर रहे हैं उसके जो पासवर्ड है, एटीएम है या नेट, उनको हम सुरक्षित रखें क्योंकि उसके कारण नुकसान होता है। और दूसरा, बैंकों ने बहुत सारी सुविधाएं हमें दी हैं, जैसे ई पासबुक है, अपने एटीएम को हम लॉक कर सकते हैं। तो ऐसी सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए हमें बैंकों में बार बार जाना ना पड़े, घर में बैठे ही हम कर सकते हैं। उन सुविधाओं का भी लाभ लें तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और आपका बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। मैंने कुछ शब्दों में ये बात रखने की कोशिश की और आपकी तरफ से भी सुझाव आएंगे कि भाई किस तरह के और इश्यूज जो है सरकार के साथ बैंकों के ग्राहकों के लिए लेने चाहिए, उसकी भी हम प्रयास करेंगे, उसके लिए भी हम आगे आके काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी राणा जी। आपने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। हालांकि बैंकिंग सेक्टर सामान्य आदमी को समझ में नहीं आता है, बैंक उपभोक्ताओं को नहीं समझ में आता है, लेकिन आपने जो वित्त मंत्री को, भारत सरकार को जो पत्र लिखे हैं वो निश्चित रूप से एक वेस्टेड इंटरेस्ट की तरह से जो है आरजीएस जो है उस पर काम करेगा और मीडिया के माध्यम से इसको हम लोग आगे तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आपने ये कहा कि 5 लाख से ऊपर के जो ग्राहक हैं उनके लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी डिपॉजिटर के लिए लाई जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारा पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा तो भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। और 5 लाख बैंक डूबने पर जो आपने बताया तो वो तो बहुत ही कम राशि है। हालांकि 1 लाख से 5 लाख सरकार ने किया, ये एक राहत की बात है। और इसके अलावा आपने जो कहा कि रिड्रेसल के लिए बात की,
कि हमें कई जगह जाना पड़ता है और उसका पता भी नहीं चलता है, शिकायत यहाँ कहाँ कहाँ हम दर्ज कराते हैं, लेकिन उसकी पोजीशन का भी पता नहीं चलता है। तो आपने सरकार को ये सुझाव दिया है कि ग्रीवांस पोर्टल शुरू किया जाए, तो ये निश्चित रूप से आपके सुझाव पर अमल आने वाले दिनों में होगा। इसी तरह से आप लोग चूंकि आवाज उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ बैंक उपभोक्ताओं को भी जागरूक करने के लिए आपने जो ई पासबुक है, एटीएम को लॉक कर सकते हैं और बार बार बैंक न जाना पड़े, तो ये सारी चीजें डिजिटल इंडिया के तहत जो है वो होना चाहिए और ग्राहकों को भी समझना चाहिए। तो ये बातें आपने कही हैं। तो अश्विनी राणा जी, आरजेएस के मंच पर आने के लिए आरजेएस फैमिली की तरफ से आपका आभार है। आप बने रहिएगा, क्योंकि आपसे सवाल पूछने के लिए बहुत सारे लोग हैं। सुदीप साहू जी का भी सवाल है, वो भी हम लोग लेंगे। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, अभी घर से भागो, आ गया बाजार में बहार, लगी है सामानों की ढेर, एक के साथ एक फ्री है, 0% लोन है, इजी भी ईएमआई है, चाहे जितना खरीद लो, जागो ग्राहक जागो, दिल खुलकर सामान मांगो। और कंबल ओढ़कर घी पीने वाली भी बात आ रही है कि लोग जो हैं वो लोन वगैरह ले लेते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं बैंक से संबंधित, और बैंक वाले भी उनको टॉर्चर करते हैं। उनके पास जिस तरह के लोग होते हैं, वो लोग आत्महत्या तक करना विवश हो जाते हैं लोग, क्योंकि इतना टॉर्चर करते हैं। अगर लोन आपने लिया है और कोरोना पीरियड में ऐसा कुछ देखने में भी आया, लोन नहीं चुकाने वालों को बैंक की तरफ से, तो ये भी उपभोक्ताओं के अधिकार की अंतर्गत कुछ इस पर भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। हमारे ज्यादा समय न लेते हुए आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए और सकारात्मक भारत आंदोलन के महत्वपूर्ण सहयोगी प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी को सीधा आमंत्रित करेंगे। फाउंडर डायरेक्टर हैं कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन, जो कि आज के वेबिनार के को ऑर्गेनाइजर हैं। और आप प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी विजिटिंग प्रोफेसर हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा के, और प्रोफेसर रिसर्च डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी को सादर आमंत्रित करेंगे आरजेएस के इस कंज्यूमर डे के वेबिनार में। प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत परम मित्र उदय कुमार मन्ना जी, हमारे सारे आरजेएस परिवार के जितने सदस्य, हम लोग तो हर संडे मिल रहे हैं, आप हमको हर संडे देखते हो, लेकिन आज एक स्पेशल दिवस है। क्या पुष्कर बालाजी सही है कि नहीं? आज एक स्पेशल दिवस है। और हमारा जर्नी शुरू हुआ था जमशेदपुर से, जहां आप हैं अभी। जी 1983 में हमारा जर्नी शुरू हुआ उपभोक्ता आंदोलन में जमशेदपुर से। उसमें से मैं स्कूलों में थी। वेरी गुड। पढ़ाई करती थी। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी भी हैं हम लोग से जुड़े हुए। उस समय बिहार था, झारखंड नहीं रहा, तो हम तो अपने को बिहारी कहते हैं, क्योंकि आई वॉज बाय बर्थ जमशेदपुरियन। I was born in जमशेदपुर, brought up in जमशेदपुर, पढ़ाई किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, फिर हम जमशेदपुर में बसे, कार्यक्रम हम एंटरप्रेन्योर थे, हम व्यापार भी किए, लेकिन उपभोक्ता आंदोलन 1983 से हम शुरू किए जमशेदपुर से। और फिर बिहार फर्स्ट स्टेट 1987 में, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पालित किया। हमको अभी भी याद है कैसे हम विंदेश्वरी दुबे जी के पास जाकर, वो मुख्यमंत्री थे, उनको कन्विंस किए, और बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट। आपको नहीं मालूम होगा पुष्कर बालाजी और झुनझुनवाला जी को नहीं मालूम होगा, जस्टिस आर.एन. ठाकुर जो जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट में, उनको प्रेसिडेंट बनाया स्टेट कमीशन की, और वो अपने घर के वरांडा से सुनवाई शुरू की। और श्री के श्रीवास्तव जो मुख्य सचिव थे बिहार के, वो मेंबर रहे, एंड रमा देवी जो फ्रीडम फाइटर थी, रमा देवी उसके सदस्य रहे, और वो लोग जस्टिस ठाकुर के वरांडा से शुरू किया। अब हम इसलिए कह रहे हैं कि ये आंदोलन एक मिशन मोड है। हम जस्टिस ठाकुर से पूछे कि आप अरे वरांडा से शुरू कर दिए सुनवाई,
और नोटिस सर्व करने लग गए। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि मिश्रा जी ऐसा कानून हम अभी तक हमारे करियर में कभी पढ़े ही नहीं थे, इतना बढ़िया कानून। जब इस कानून को पढ़े और आप लोग इतने मेहनत करके इस कानून को पालित करवाया पार्लियामेंट से और बिहार में लागू कर दिए, तो हम 1 मिनट देरी नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि हमको वो हम काम झाम नहीं चाहिए, हमको लाल बत्ती नहीं चाहिए, हमको कुर्सी टेबल नहीं चाहिए। हम क्यों चाहिए? हम उपभोक्ताओं का समाधान के लिए हमको रखा गया है, हम क्यों नहीं शुरू करें हम। और इस ढंग के लोग अब नहीं हैं। अब लोग जो अपॉइंट होते हैं कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में, सब पैरवी के साथ आते हैं। सालों फाइल्स इकट्ठा हो जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, और नियुक्ति इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग अपने लोग खोजते हैं, टैलेंट नहीं खोज रहे हैं, मिशन के लोग नहीं खोज रहे हैं कि कौन एक्चुअली इस मिशन को लेकर आगे बढ़ सकता है, उस ढंग के लोगों को नहीं खोज रहे हैं। जबकि कानून में क्लियरली लिखा हुआ है किस ढंग के लोगों को नियुक्त करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में, और कैसे विज्ञापन करना चाहिए, कैसे एक ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए सिलेक्शन कमिटी में। ये नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए, लाखों, 45 डेज। और आपको मालूम है उपभोक्ता दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, उसका स्लोगन है कंज्यूमर नो योर राइट्स। अरे 86 से 2021 तक आप अभी भी राइट्स समझाओगे लोगों को? अब तो हम लोग राइट्स से ऊपर आ गए हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि हम तो शिक्षित हो गए हैं, हम जागरूक हो गए हैं, अब बताइए हम अपना अधिकार को कैसे यूज करें, किस ढंग से हम उसको यूज कर सके, किस ढंग से हमको जस्टिस मिल सके, ये लोग पूछ रहे हैं। तो जो 2019 का भी जो कानून नया निकला है, 1986 के बाद मोदी जी ने बहुत कहने पे, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस करने पे, तब उन्होंने ये कहा कि अब हम एक नया ढंग से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाएंगे। एंड वाकई में जो 2019 में बनाया गया, जो पालित हुआ, 2020 में वो उसका रूल्स बन गए और अब वो चलने लग गया। उसमें कई नई चीज आए हैं जो लोगों को जानना बहुत जरूरी है अपने अधिकार के तहत। अब एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बन गया। उस अथॉरिटी का काम है कि किस ढंग से आम लोगों का समस्या को लेकर आप उनको समाधान दिला सकते हैं। क्योंकि आप 200 रुपया के लिए आप 2000 मतलब 20,000 रुपया तो वकील पे खर्चा नहीं कर सकोगे। आपको यदि 200 रुपया का रिफंड चाहिए, या आप कोई भी सामान खरीदे हो जो 200 रुपया का है और उसमें डिस्प्यूट हो रहा है, आप क्या कोई वकील करोगे उसके लिए? तो ऐसे लाखों शिकायत नहीं उसका समाधान हो पा रहा है क्योंकि कोई क्लास एक्शन लिटिगेशन नहीं कर रहे। अब जैसे मर्चेंट जी, नवीन जी और अश्वनी जी कहा है, कई चीज हम लोग के सामने लाए हैं। हम संक्षेप में कुछ बताना चाहेंगे। नवीन जी बहुत सक्रिय रूप से आंदोलन चला रहे हैं, हम बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस काम को लेकर एक मुहिम बनाया है, और आज उन्होंने ऐलान भी किया कि जरूरत पड़े तो हम एक आंदोलन भी छेड़ेंगे। लेकिन आंदोलन के पहले हम लोग को एक इस ढंग का रूप लाना होगा जो आरजेएस परिवार कर रहा है, पॉजिटिविटी। हम लोग को सब एकत्रित होकर पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ना हो। क्या दीपचंद जी हम सही कह रहे हैं कि नहीं? आप भी जानते हैं, आप भी जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ। आफ्टर लिविंग गवर्नमेंट आपने आरजेएस परिवार में समर्पण कर दिए अपने जीवन को। तो हम लोगों को सब लोग मिलकर एक पॉजिटिव रूप से इसको आगे ले जाना। पॉजिटिव रूप क्या है कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गैर कानूनी। हम लोग कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि जैसे नया कानून में अभी हम
आप लोगों के सामने आने के पहले हम उड़ीसा के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के आज उद्घाटन हुआ मीडिएशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब एक पूरा चैप्टर नया कानून में है, चैप्टर 5, विच इज टॉकिंग अबाउट मीडिएशन। मीडिएशन कुछ नहीं बट दोनों को बैठ के बातचीत करवा के दोनों को एग्री करवाना और डिस्प्यूट को कानूनी रूप से आगे नहीं ले जाना पड़े उसका प्रयास कराना, ये हम लोग का जिम्मेदारी। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे जो कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन है वो इज द ओनली कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मानते हुए ISO 9001:2015 ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल कंप्लेंट रिड्रेसल सर्विसेज हम लोग को मान्यता मिला है। और आपको ये सुनकर भी अच्छा लगेगा कि अब हम लोग ऑलरेडी मीडिएशन इनफॉर्मली वॉलंटरी रूप से शुरू कर दिया ताकि केसेस डिस्प्यूट में होकर कानूनी रूप ना ले। लेकिन हाँ, जब दोनों पार्टी नहीं मानते हैं और जब यदि कंज्यूमर के पास क्षमता है उस लड़ाई को ले जाने के लिए आगे, तो जरूर करना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं संस्था में। आप लोगों को ये जानकारी एक्चुअली अभी अश्वनी जी भी इसका जिक्र किए कि 1 लाख से 5 लाख जो हुआ, अभी मेरा केस अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में है। हम तो 100% कवर के लिए मांगे डिपॉजिटर्स की, लेकिन जैसे हमारे केस दाखिल हुआ और जैसे शो कॉज नोटिस गए सरकार के पास, वो लोग तुरंत उसको 1 लाख से 5 लाख कर दिया। लेकिन अभी भी हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा केस अभी भी पेंडिंग है हाई कोर्ट के सामने और सब जुडिस है मैटर। हम तो 100% डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है वर्ल्ड भर में 100% कोई भी कंट्री में नहीं है। अमेरिका इज द हाईएस्ट जहां पर 70 to 75% तक कवर्ड है। लेकिन हम लोग इस कंट्री में सोशल सिक्योरिटी नहीं होते हुए कई चीज अपने आप हम लोगों को सोचना पड़ता है। तो इंश्योरेंस इज अनदर सेक्टर। और अभी जो नया सरकारी तंत्र में आ रहा है, जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट सोच रहे हैं, वो बराबर ये सोच रहा है कि कैसे हम बढ़ोतरी देते हुए कैसे ओम्बुड्समैन लाए, कैसे मीडिएशन लाए। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर में भी ओम्बुड्समैन आ गए और रिजर्व बैंक ने उसको इंटीग्रेटेड किया। उसी ढंग से अभी इंश्योरेंस सेक्टर में भी आ गया ओम्बुड्समैन। और आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि अब हमको भी किसी ढंग से वो लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इंश्योरेंस को बढ़ावा दे सके। जैसे अश्वनी जी ने कहा, वेरी करेक्ट, if I can afford to cover myself through an insurance cover, then why is that insurance not made available to me? हमको क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट को जब वर्ल्ड भर में यदि है। तो इंश्योरेंस में भी हम लोगों को अभी आप लोगों को जानकर हैरानी हो जाएगा कि not even 4% of our population are covered under insurance, जबकि all over the world it is almost about 15 to 20%, if not more. इंडिया इज वेरी लो, हम लोग बहुत लो है सोशल सिक्योरिटी में, हम लोग बहुत लो है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी हम लोग का गवर्नेंस में बहुत सारे काम बाकी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये धीमे धीमे होगा। अभी जैसे नया जो कानून आया उपभोक्ता कानून में, वो लोग शिक्षा को निकाल दिया है राइट से और अवेयरनेस को लाया, कंज्यूमर अवेयरनेस। दे हैव ब्रॉट इन न्यू एस्पेक्ट्स, प्रोडक्ट लायबिलिटी जो पहले नहीं था। अभी कोई भी सामान यदि आपको जो बेचा जाता है उसमें यदि एनीथिंग इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, नॉट ओनली डिफेक्टिव, अनसेफ, आपका जिम्मेदारी है टू टेक इट बैक, रिकॉल करना। और बहुत सारे नए नए चीजें आए हैं नया कानून में। हम संक्षेप में केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि आरजीएस परिवार को आज जो हम लोग ये मना रहे हैं उपभोक्ता दिवस, हम लोगों को कुछ ऐसा अभियान शुरू करना चाहिए जहां पर आम उपभोक्ता जो पीड़ित है, जो 100 रुपया रिफंड के लिए दौड़ रहा है पिलर टू पोस्ट, जो मर्चेंट जी ने जिक्र किया, नवीन जी ने जिक्र किए अबाउट ई कॉमर्स, सामान खरीद रहे हैं लेकिन वो सामान आ नहीं रहा है, दूसरा कुछ घटिया सामान पहुंच जा रहा है, चोरी वाला सामान मिल रहा है।
कई मुद्दे आ रहे हैं, उसको कैसे हम रिजॉल्व करें। तो हम तो चाहेंगे कि आरजेएस परिवार के सदस्य लोग मिलकर एक ऐसा पोर्टल शुरू करें जो सप्लीमेंट करे जो काम हम लोग कर रहे हैं, या जितना उपभोक्ता संगठन कर रहा है देश में उसको सप्लीमेंट करे। जैसे अब उदय मन्ना जी, उनके साथ हमारा परिचय कैसे हुआ, ऑल इंडिया रेडियो। उदय मन्ना जी याद है वो दिन? यस सर, थैंक यू। याद है, मतलब उदय मन्ना जी पीछे लग जाते थे कि अरे आपको बोलना है, कुछ बोलना है, आपको कुछ बोलना है। और उन्होंने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता था हम लोगों का जिसमें वो नहीं आते। निमंत्रण नहीं भी भेजने के लिए हमें भूल भी जाते थे तो तुरंत फोन करके याद दिलाते थे, अरे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमको बताया नहीं। देन हमको माफी मांगना पड़ता था। उस समय से हमारा जो उनके साथ हम लोग जोड़े हैं, अपना संबंध बनाए हैं, एक अभी ऐसा रिश्ता बन गया, एक रिश्ता बन गया, पारिवारिक रिश्ता बन गया। कभी भी उनको कोई भी तकलीफ होता है वो खुलकर हमको बताते हैं, हम भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि एक रिश्ता बन गया है। इस ढंग का रिश्ता बनाना होगा उपभोक्ताओं के बीच में। आज होल वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है, और यदि हम प्रोग्रेस करना चाहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण बहुत ही जरूरी है, उपभोक्ता एम्पावरमेंट बहुत ही जरूरी है। देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमको याद है 1986 में जब ये कानून बना, हम बड़े लकी थे, हम मिले प्रधानमंत्री से उस समय, राजीव जी से, और जब हम उनको बताए उपभोक्ता आंदोलन के बारे में, हम क्या जमशेदपुर में कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन्होंने इमीडिएटली बोला कि इफ द कंट्री हैज टू प्रॉस्पर देयर हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मूवमेंट। बिजॉन जी, आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मूवमेंट करिए, लेकिन एक चीज मांगिए हमसे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो बोले एक चीज मांगिए, आप लोग कई चीज मांग लेते हैं, नहीं एक चीज मांगिए। तो हम लोग ने एक ही चीज मांगे कि हमको एक ऐसा कानून दीजिए जिसमें हमको लोगों को जेल नहीं भेजना है, हमारा क्षति की पूर्ति होनी चाहिए, और कानूनी रूप से हमारा अधिकार होनी चाहिए एज ए ग्राहक, और कानूनी रूप से हमको तुरंत जस्टिस मिलनी चाहिए, 45 डेज में मिलनी चाहिए। उन्होंने एचकेएल भगत जी को बुलाए और बोले 6 महीने के अंदर ये कानून बननी चाहिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1986 फरवरी मार्च की बात है, और 1986 दिसंबर में पालित हुआ। एंड व्हाट अ लवली कानून। यह कानून होल वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया ने अरे क्या तरक्की कर। देखिए, हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग का काम है अच्छी चीज लाना तंत्र में। हम लोगों का काम, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमको मदद करता है, हम बोलते हैं ये बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है हमारी। अभी जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट कुछ भी बदलाव ला रहे हैं, ओम्बुड्समैन पे कई कानून ला रहे हैं, कई नई चीज ला रहे हैं, जो भी अच्छा चीज उपभोक्ता के संरक्षण के लिए है, हम लोग उनको स्वागत करते हैं, हम लोग उनको मदद करते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग नॉन पॉलिटिकल। और जो हमको मदद नहीं करते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस इलेक्टेड होकर हम लोग हमारा बात नहीं सुनते हैं, हम उनको बहिष्कार करते हैं, हम उनके पास नहीं जाते। लेकिन जो लोग हमको बुलाते हैं, जो लोग हमको प्यार से बुलाकर सुनते हैं, हम लोग उनको बहुत ही मदद करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से हो। और आज आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है, ऐसे कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो हम लोग को नहीं जानते। हर एक उपभोक्ता को जानते, हर एक उपभोक्ताओं का संरक्षण के बारे में जानते हैं, अधिकार के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो वाकई में अध्ययन करके अच्छी तरह उसको पेश करते हैं पार्लियामेंट के सामने, और कई लोग हैं जो हम लोग से मदद लेकर, हम लोग से जानकर, जागरूक करके फिर उसको पार्लियामेंट के सामने ले आते। तो ये काम है आरजेएस परिवार। आज के दिवस एक मतलब हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जब हमारे उदय मन्ना जी कहे कि हम 26 तारीख को मनाएंगे, 24 तो संडे नहीं है, हम बोले हाँ, हमारे लिए तो 365 डेज उपभोक्ताओं के अधिकार की बात है, तो आप 26 को रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो हम बहुत ही आभारी हैं परिवार के लोगों के साथ कि आपने एक मौका दिया, हमको बुलाए, और आज आप लोग उपभोक्ताओं का अधिकार को लेकर चर्चा किए और उपभोक्ता दिवस को मनाए, नेशनल
कंज्यूमर डे को मनाएं। हम बहुत बहुत आभारी हैं एंड थैंक यू वेरी मच। काम बहुत बाकी है, बहुत काम बाकी है, अभी तो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग, हम लोग शुरुआत किए हैं। लेकिन जितने हमारे यंग श्रोता लोग हैं, हमारे परिवार के जितने यंग लोग हैं, पुष्कर बालाजी स्पेशली, इसको ले जाइए एक दूसरे लेवल पे, झारखंड में तहलका मचा दीजिए इन टर्म्स ऑफ चेंज, पॉलिटिकल नहीं। वी आर वांटिंग द राइट, वो जो छोटे छोटे गांव में झारखंड में जिनको एडल्ट्रेटेड फूड मिल रहा है, जो आप लोग कहा, आज ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम लोग पहुंच नहीं पाते। फूड सेफ्टी अथॉरिटी के मेंबर रहे हम, लेकिन कभी वो लोग बुला लेते हैं, सुनते हैं, कभी वो लोग भगा देते हैं दरवाजा खोलकर। जब भगा देते हैं तो हम नमस्कार करके हम वापस चले जाते हैं हमारे जगह पे, क्योंकि हमको मालूम है वो फिर हमको बुलाएंगे और फिर हमको बुलाते हैं। और फिर हम जब पूछते हैं अरे भाई क्यों फिर से बुला लिया, बोले बहुत बोरिंग हो जाते हैं मीटिंग, सब लोग हम लोगों को खाली यस यस करते हैं। आप आने से तो एक तर्क बनता है, एक समाधान मिलता है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप जब नहीं होते हैं, सब लोग खाली यस सर यस सर यस सर, तो हम लोग को यस सर नहीं बनना है, हम लोग को इंटेलेक्चुअली गुड रेस्पॉन्सिबल उपभोक्ता बनना है, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, और यही मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद उदय मन्ना जी। हम अब चाहेंगे जरूर किसी व्यक्ति को भी कोई भी प्रश्न हो। मर्चेंट जी बहुत अच्छा लगता है जब आप आए और आप जुड़े, और मन्ना जी भी कहा हमको कि मर्चेंट जी इसका वेलकम करेंगे। हम बोले वेरी गुड, बहुत गुड। और पुष्कर जी तो आई थिंक नॉट अ सिंगल संडे शी हैज मिस्ड। आई सी हर एवरी संडे। आई एम वेरी कमिटेड, वेरी कमिटेड। वैसे ही हमारे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, very committed. All my friends, in RJS Parivar, all my family members, RJS Parivar, I'm so grateful that Uday Manna ji ने एक कितना beautiful एक परिवार बनाया। I don't never look at numbers, 60 लोग आए या 50 लोग आए या 100 लोग आए। No, I'm not interested in that. I'm interested in, जैसे अभी 28 लोग हैं हमारे साथ। I'm very happy with 28. Even if there are 4 people with me, I'm very happy. Because they are the core, they are the real strong family members of RJS Parivar. So let us take the consumer movement to a next level. हम in fact request करेंगे मन्ना जी को कि कभी भी आपको यदि जरूरत पड़े, आप हम लोगों को बताइए। एक ऐसा दिन डिसाइड कीजिए कि हम थोड़ा लोगों को अपना 35 years of journey का बताना चाहेंगे। किस किस से मिले, कहाँ मिले, क्या बात हुआ और कैसे मदद मिले, और किस किस लोग हमको मदद किए। जैसे अश्वनी जी ने कहा हम ट्रेड यूनियन के साथ भी काम किए। आपको ताज्जुब हो जाएगा, जब हम सिंगापुर गए, फर्स्ट थिंग हमने जो ऑब्जर्व किया, सिंगापुर में उपभोक्ता आंदोलन चला रहा था ट्रेड यूनियन लीडर्स। तो हम उन लोग से पूछे कि आप कैसे उपभोक्ता आंदोलन में आ गए, तो उन्होंने कहा कि हम कभी सैलरी इंक्रीज नहीं मांगते थे, हम ये कहते थे कि हमारा परचेजिंग पावर बढ़ाइए। ट्रेड यूनियन लीडर्स कहते थे हमको सैलरी की इंक्रीज नहीं चाहिए, लेकिन हमको कम से कम पैसे में अच्छे गुणवत्ता सामान मिले, ये हमारा मिशन है। हम वो ट्रेड यूनियन लीडर से वहां सिंगापुर से सीख के आए, और यहाँ का ट्रेड यूनियन INTUC के प्रेसिडेंट को कहे, जमशेदपुर में VG गोपाल थे प्रेसिडेंट INTUC के टाटा वर्कर्स यूनियन के, उनसे मिले, और VG गोपाल जी ने कितना मदद किया हम उपभोक्ता आंदोलन को आगे ले जाने की। बेचारे गॉट शॉट डेड, उनका मृत्यु हो गया अचानक, लेकिन उन्होंने भी उपभोक्ता आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप दिया। ऐसा कई ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं इंडिया में जो बहुत सक्रिय रूप से हम लोग को मदद की, और हमको अच्छा लगता है। जैसे अश्विनी जी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि चलिए बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिटर्स के बारे में बात करें, बैंकिंग सेक्टर के कस्टमर्स के बारे में बात करें,
और उनका राइट्स को लेकर आगे ले जाएं। इसी होता है। हमारे बोर्ड में 4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे बोर्ड में, जो लोग गवर्नमेंट से नौकरी के बाद वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग इस मिशन में आना चाहते हैं, उपभोक्ता आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं। तो इसी ढंग के मिशन माइंडेड लोग कई हैं जो आरजेएस परिवार के साथ जुड़ गए। तो आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, स्पेशली उदय मन्ना जी और सारे जितने आरजेएस परिवार के सदस्य लोग हैं, कि आप लोग ने आज उपभोक्ता दिवस मनाए और सही ढंग से सब लोग मिलकर इसको आगे ले जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग सब ऐसे ही हर संडे को एक मतलब हैबिट बना लीजिए, मिलना और कोई अच्छी चीजों को लेकर परिचर्चा करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी। मैं काफी तन्मयता से सुन रहा था, आपने 2-4 बार मेरा नाम भी लिया और आरजेएस फैमिली को आशीर्वाद भी दिया है आपने। और आप तो महानायक हैं उपभोक्ता आंदोलन के, इतना लंबा जीवन। निश्चित रूप से आपने कहा कि आपके जीवन पर भी कुछ प्रकाश डालने के लिए व्यवस्था की जाए। तो आरजेएस हर रविवार आरजेएस वेबिनार है, तो हम लोग ऐसी व्यवस्था, आप भी जानते हैं कि हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था दी थी और वो थे हमारे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी। जी अभी उसमें जुड़े हुए थे। बिंदेश्वर पाठक जी निश्चित रूप से स्वच्छता, उन्होंने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किए हैं। पहले इसी तरह से उनको बुलाया गया था, उनके सानिध्य में कार्यक्रम किया गया था, तो उन्होंने स्वयं ही इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे 1-1.5 घंटे के लिए बुलाइए। तब चीफ गेस्ट और मुख्य वक्ता के रूप में उनको आरजेएस फैमिली ने आमंत्रित किया था और आप सभी लोगों को उनकी बातों से बहुत ज्ञान और एक प्रेरणा मिली थी। तो ऐसे महानायक जो की श्रेणी में आप भी आते हैं। नवीन जी ने बिल्कुल सही कहा और हम लोग इसको मानते हैं। तो वो आपने जो कहा उस पर हम लोग विचार करेंगे। दीप माथुर जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी सुना होगा, तो हम लोग विचार करते हैं उस पर कि कैसे किया जाएगा। और अब हम लोग प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम शुरू करते हैं, क्योंकि आज सबसे विशेष आकर्षण प्रश्नोत्तरी का बनाया गया है। और आज की जो प्रश्न है वो सुदीप साहू जी बहुत ही जागरूक, आज सुदीप साहू जी का नाम लेकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वो ग्रुप में सिर्फ जुड़े ही नहीं हैं, बल्कि ग्रुप में अवेयरनेस भी लाते हैं और सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस लाते हैं और आरजेएस की जो पोस्ट जाती है उस पर रिएक्ट भी करते हैं। तो ये एक जीवंतता की मिसाल होती है। जो लोग जीवंत होते हैं वो अपने रास्ते तलाशते हैं और आरजेएस फैमिली से जुड़ जाते हैं। उसमें सुदीप साहू जी का नाम अग्रणी रहेगा और वो जुड़े हुए भी हैं। उन्होंने व्हाट्सएप भी किया है अपनी समस्या के बारे में। जो ये ऑनलाइन बीमा होता है उसमें बीमा तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद किस तरह से टॉर्चर होता है, तो मैं उनकी बातों को उनकी जुबानी ही सुनना चाहूंगा। सुदीप साहू जी नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है सर? नमस्कार, बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर। आप अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर विजयन साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आपसे मैं दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में मिला था। मैं एक ऑडियंस के रूप में बैठा था और आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और मैं आपका नाम अखबारों में पढ़ता रहा हूँ। पहली बात तो आरजेएस फैमिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। मेरी समस्या ही नहीं, ये सारे हिंदुस्तान के लोगों की समस्या है कि आपने जैसे ही कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपका डाटा जो है वो कंपनी जो है ऑनलाइन वाली आपसे ले लेगी, ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट की किस्त भी चुका दी और वो बीच में आपको फोन करके बोलेंगे कि भाई आप इसका इंश्योरेंस करा लीजिए प्रोडक्ट का, जैसे मोबाइल फोन है, गिर जाए चोरी हो जाए तो ये इंश्योर्ड रहेगा। आपने करवा लिया, आपकी किस्तें कटने लगी, लेकिन किस्तें कटने लगी, हमने अपनी प्रोडक्ट की जो किस्त थी वो भी दे दी। अब इंश्योरेंस के बारे में वो बोलेंगे कि भाई आपके जो है किस्तें बाकी रह गई हैं, जबकि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अगर हमारी किस्तें नहीं गई हैं तो टर्मिनेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ना कि आप हमसे सवाल करें कि पैसे दीजिए। पैसे देने का सवाल जब पैदा होगा जबकि हम अपना कोई क्लेम करें, लेकिन वो उसके पहले ही जो है आपके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करते हैं। और आप ये देखिए अपने स्क्रीन पे जितनी इस तरह की कॉल आती हैं उनमें लाल रंग के रहते हैं और उसमें वो फ्रॉड लिखा आ जाता है। ट्रू कॉलर जो इस बात को बता देता है, लेकिन वो आपको कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि हम फोन भी उठा लेते हैं, फिर बातचीत होने लगती है और वो बोलते हैं कि सेटलमेंट करा देंगे आपका। अरे भाई आप क्यों सेटलमेंट कराना चाहते हैं हमारा? और अधिकतर कॉलें बड़े दूर दराज के राज्यों से आती हैं,
तो ये मतलब मानसिक प्रताड़ना मैं इसको कहता हूँ। हम जैसे, मैं तो एक वकील हूँ और कंज्यूमर एक्टिविस्ट हूँ, और अपने गाजियाबाद शहर में हमने सबसे पहले जायंट्स कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी एक संस्था बनाई थी। तो उसके माध्यम से हम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ जितने मुकदमे होते थे उनको उठाते थे गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या अपने कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। तो हमारी एक समस्या ये है। दूसरी चीज, कोई भी इंश्योरेंस बिना फिजिकली फॉर्म भरे हुए उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। उसमें जो कंज्यूमर है उसकी फोटो भी लगनी चाहिए, सारे डिटेल होने चाहिए। ये नहीं कि आपने मेरा फोन नंबर उठाया और मेरा नाम आपके पास आ गया और आपने जो है मुझे इंश्योरेंस दे दिया। आप टीवी पे देखिए कितना विज्ञापन आ रहा है इंश्योरेंस करने के लिए, और ये सब अंत में धोखाधड़ी साबित होता है। जैसे कि बोला कि कैशलेस, विजयन सर बोल रहे थे कैशलेस पॉलिसी जो है वो देते हैं, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जब तक आपके पास फिजिकल जो है टर्म्स एंड कंडीशन या पॉलिसी डॉक्यूमेंट कागज में छपा हुआ नहीं आएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। वहां तो क्या है, ऑनलाइन में क्या है, एक्सेप्ट वाला बटन दबाया, पता चला हजारों कंडीशन आपने लगा रखी है, हमने आज तक पढ़ी भी नहीं कि क्या इसमें कंडीशन है। कैन आई रेस्पॉन्ड आपका? यस सर, थैंक यू सर। यू सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि वन साइडेड है, इट इज नल एंड वॉइड, ओके, will not be treated as the real contract. You can challenge that contract. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि ये देखा जाता है कि वो पक्षपात कर रहा है और वन साइडेड है और निष्पक्ष नहीं है, that contract will be deemed to be void. ये जान लीजिए, ये सबको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग नहीं जानते हैं और कभी कभी वकील बताते हैं, कभी कभी वकील लोग नहीं बताते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी डरिएगा मत। कॉन्ट्रैक्ट यदि साइन भी कर दिए, इफ इट इज वन साइडेड, इट इज इन योर फेवर, इट इज इन योर। आपने ये अच्छा जो है जजमेंट के बारे में मुझे बताया। मैं इसका प्रिंट निकाल करके फेसबुक पे इसके विषय में अवेयरनेस फैलाऊंगा कि लोग इस वाले जजमेंट के बारे में जाने कि ये क्या। प्लीज भाई। सेकंड चीज हम जैसे आप लोगों को बताए हैं, कोई भी इंश्योरेंस रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम है हमको जरूर बताइए। अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहां पर हम एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठे हैं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया करके एक बॉडी है जो सारे नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका एक संगठन है जिसमें गवर्नमेंट ने हमको नॉमिनेट किया है एज अ representative of a renowned citizen to be in that. Yes. You know, who does not come from an insurance industry. Okay. So there will be a kind of a transparency in the working of that body, and that body is formed under the law, the law of IRDA. So insurance regulator. तो हम कोई भी देखिए, इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी होता है और अच्छा भी है, आदत। लेकिन आपने जो कहा हम लोग को फ्रॉड से बचना हो, बिल्कुल। हम क्यों उस टाउट के पीछे दौड़ेंगे जो हमको बोलेगा हम सौदा करेंगे? नहीं, हम सौदा करेंगे तो कंपनी के साथ डायरेक्टली करेंगे। बिल्कुल। हम मीडिएशन यदि करेंगे तो हम डायरेक्टली कंपनी के साथ करेंगे, हम तो मीडिया एजेंट खोजेंगे। बिल्कुल। अभी क्या है, मैंने कंप्लेंट तैयार करी है जो मैं IRDA को भेज रहा हूँ और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेज रहा हूँ कि इसके ऊपर कॉपी जरूर मार्क कीजिएगा। ओरिजिनल लेटर में हमको कॉपी मार्क कीजिएगा अवश्य। हम इसलिए बार करके लोगों को बोलते हैं आप ओरिजिनल लेटर में कॉपी मार्क कीजिए, तब हमको एक मतलब मान्यता मिलता है। बिल्कुल, नहीं, मान्यता मिलता है कि आई कैन रिप्रेजेंट ऑन योर बिहाफ, बिल्कुल, बिकॉज यू हैव मार्क्ड योर कॉपी एंड एवरीबॉडी मस्ट नो दैट आई हैव गॉट अ कॉपी फ्रॉम यू। जो जो भुक्तभोगी है, जो विक्टिम है, उन्होंने हमको लिखा, तो हम उसके बिहाफ में टेकअप करते। और आपको जानकर आपका जो ऑनलाइन कंज्यूमर फाउंडेशन है मैं उस पे भेज दूंगा प्लीज, और वहां पे सरल रूप से हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा सब कुछ है, हमारे जन्म को भी हम छाप के लोगों को बता देते हैं, क्योंकि हमको क्या छिपाना है किसी से। बिल्कुल। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो हमको छुपा के करना है। बिल्कुल। जी, बहुत धन्यवाद। सुदीप साहू जी बिल्कुल संतुष्ट हो गए हैं। और इसी सर आपका बहुत धन्यवाद। उदय मन्ना जी आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया। आप बने रहिएगा। नहीं, मैं जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा मैं रहूंगा साथ में। जी। साहू जी जुड़ के रहिएगा, और
और भी लोगों के सवाल हैं, लेकिन जो अपने अधिकार हैं उसके लिए तो सुदीप साहू जैसे ही प्रेरणा देते हैं, लड़कर ले अपना अधिकार, उपभोक्ता अदालत बनेंगे आपके हथियार। बिल्कुल सही कहा। इस तरह से जो बिजॉन मिश्रा जी ने कहा है, और चूंकि हम लोगों के आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए बिजॉन मिश्रा जी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि IRDA के अंतर्गत है, तो निश्चित रूप से वो हथियार का उपयोग जो है वो आप सभी कर सकते हैं। और मुनाफे की चाहत में मिलावट ना कर, मुनाफे की चाहत में मिलावट ना कर, खरीदार के विश्वास में गिरावट ना कर, क्योंकि यही खरीदार जो है उसे भगवान मानते हैं लोग, और भगवान के साथ अन्याय करते हैं, तो ये कहीं शोभा नहीं देता है। यही उपभोक्ता दिवस के उत्सव का यही थीम है कि जो बिजनेस भी है तो व्यापार अच्छा है, लेकिन व्यापार में मिलावट अच्छा नहीं है। ऐसे मिलावटखोरों को सामने लाने के लिए हम लोगों के बीच पैनलिस्ट मौजूद हैं जो हिम्मत दे रहे हैं उपभोक्ताओं को। और अब अगले प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में डॉक्टर शकुंतला जी हाथ उठा के रखी है बहुत देर से। जी शकुंतला जी प्लीज, शकुंतला जी छोटा सा सवाल कीजिए, जवाब यहाँ पे पैनलिस्ट सभी मौजूद हैं। शकुंतला जी माइक ऑन करके बोलिए। माइक ऑन कीजिए शकुंतला जी, माइक ऑन कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए आप। हाँ बोलिए। मैं सबको नमस्कार करती हूँ। मैं डॉक्टर शकुंतला ठाकुर पटना से हूँ। मुझे आपका नंबर चाहिए। मिलेगा। उदय जी मेरा डायरेक्टरी है, फोन का। शकुंतला जी सवाल है तो आप पूछिए। हाँ नहीं, सवाल मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। आइए दूसरे वक्ता आइए, समय का ध्यान रखा जाए, समय का ध्यान रखा जाए। और मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, मुझे उनके नंबर चाहिए बस। हाँ वो मिल जाएगा, वो आप ऐसे भी पर्सनल मुझे फोन कर लेती। सर मैं नरेंद्र टेटेसर बोल रहा हूँ। नरेंद्र टेटेसर जी स्वागत है, स्वागत है जी, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं बिजॉन मिश्रा जी सर के एक विचार को नमन करूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं एक बिहारी हूं। सर आपके और मन्ना जी के और आरजेएस के माध्यम से मैं बड़ा लकी हूं कि मैं कुछ ऐसे मित्रों के पास पहुंच गया हूं जो बिहार की परिभाषा को अपने कार्यों से सशक्त रूप से प्रश्न करना चाहिए, बीच में जो है ना भूमिका मत बनाए। जी 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 सर, मेरा एक प्रश्न है, क्या वस्तु के मूल्य के आधार पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच का निर्धारण होता है? अगर हाँ तो क्यों? हम समझे नहीं। उदय जी जरा सा आप इलैबोरेट करेंगे क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन? टेटेसर जी एक बार फिर से पूछ लीजिए। जी जी, वस्तु के मूल्य के आधार पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच का निर्धारण होता है क्या? यदि हाँ तो क्यों? मूल्य निर्धारण के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। तो उसमें कुछ कुछ सामान है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स हैं, मेडिसिन, जो प्राइस कंट्रोल में आता है, डीपीसीओ के अंडर में, ड्रग कंट्रोल ऑर्डर के अंडर में कुछ ड्रग्स हैं जो निर्धारित किया जाता है, उससे ज्यादा आज उपभोक्ता का दे रहा है। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग, प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, आप लोगों का माइक म्यूट रहे। थैंक यू। हाँ, लेकिन आम देखा जाता है हम लोग के देश में प्राइस कंट्रोल आज का दिन में नहीं होता है, अदर देन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत यदि वो लोग कोई प्रोडक्ट्स को नोटिफाई करते हैं, उस प्रोडक्ट का प्राइसिंग को लेकर उन लोग कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन बाकी कोई भी लोगों का फ्रीडम है, जो जिसको हम लोग कहते हैं बाजार, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो भी आप निर्धारित करते हो, आप उसको छापना आपके लिए अनिवार्य है, विच इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ताकि आम उपभोक्ताओं को पता लगे कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लोग उससे कम में बेच सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं बेच सकता है। यदि कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा बेचते हैं तो वो कानूनी रूप से एक वायलेशन ऑफ द लॉ है, तो उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन शुरू किया जा सकता है। लेकिन
आप ये नहीं निर्धारित कर सकते हो अपने से कि कोई सामान जो 10 रुपया में बेच रहा है उसका कीमत 5 रुपया है, आप नहीं निर्धारित कर सकते हो एज ए उपभोक्ता। आपको जाना पड़ेगा उस ढंग से कि आप तब प्रूफ कर सकते हो, आपके पास एविडेंसेस हैं तो आप सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सामने रख सकते हो, जो अभी नया कानून के तहत एक अथॉरिटी बना है, वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको यदि पता लगे कि आप कुछ प्रॉफिटियरिंग कर रहे हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो लोग प्रोसिक्यूशन आपके बिहाफ में शुरू कर सकता है, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी कर सकता है। उनके पास भी इन्वेस्टिगेशन पावर्स हैं। यदि कोई भी पता लगता है कि कोई कार्टेलाइजेशन कर रहा है, कोई मुनाफाखोरी कर रहे हैं, कोई भी व्यापार सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो कंपटीशन कमीशन के सामने आप शिकायत करने से वो लोग इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकता है टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी इज प्रॉफिटियरिंग और नॉट। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू। तो कंपटीशन कमीशन में जा सकते हैं। थैंक यू नरेंद्र टेटेसर जी, आपका भी सवाल पूछने के लिए। अब तनुश्री आचार्य जी को आमंत्रित करेंगे, हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं और भी लोग हैं, उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं आप। तनुश्री आचार्य जी। थैंक यू सर। सर, माय क्वेश्चन वाज what the fertilizer association or in general the people or the farmers are thinking about the biofertilizer instead of chemical fertilizer. Is there any new movement has started in India or not? Thank you, sir. Well, as far as I know, there are a lot of movements going on. Many NGOs are, taking up this cause to go organic, to promote organic farming, to ensure that people do not use chemicals which are harmful for health, harmful for the soil, and harmful for the citizens. So, इस पे कई NGOs हैं, लेकिन unfortunately I am not in touch with those NGOs. But if I come to know, I will tell Manna ji. He will share those details with you. जी, थैंक यू तनुश्री जी। तनुश्री जी थैंक यू। सर, एक और इस तरह की समस्या आती है कि जो एक्सपायरी डेट होता है वो कंपनियां अपने पैकेट पर छुपा कर लिखती हैं, बड़े छोटे लिखती हैं, प्राइसेस तो मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगी। ये एक आम उपभोक्ताओं के सवाल है कि ऐसा छुपा छुपी का खेल कंपनियां क्यों करती हैं? नहीं, इसलिए करती है क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है। हम लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे उस दिन कर नहीं सकता है वो, लेकिन कई लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा, एक आदमी उठाने से नहीं होगा। तो लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि यदि इट इज प्रोमिनेंटली नॉट डिस्प्लेड, क्योंकि एज पर लॉ देयर इज आल्सो फॉन्ट साइज, कि किस फॉन्ट साइज में होना चाहिए, ये लॉ में है। और यदि इट इज नॉट एज पर द फॉन्ट साइज as made by the Packaging Commodities Act, then it can come under legal prosecution for printing the price in a very insignificant manner, in a hidden manner, in a deceptive manner, in a misleading manner. So that comes under the definition of unfair trade practice. And my experts of legal people can elaborate more. हम तो non-legal आदमी हैं, हम तो management किए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और उपभोक्ता आंदोलन में बाय डिफॉल्ट चले आए हैं। लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे, जितना हमारा जानकारी है हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये मेरे जानकारी। सिगरेट के पैकेटों पे भी वैधानिक चेतावनी उसी तरह का लिखा रहता है। Exactly. तो इसलिए यहाँ पर मैडम रेणु श्रीवास्तव जी एक प्रश्न करना चाहते हैं। रेणु श्रीवास्तव जी, हाँ रेणु श्रीवास्तव जी आमंत्रित हैं। अनम्यूट करना होगा। मैडम अपना अनम्यूट कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज। उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है और उसके अधिकार क्या हैं? शोषण इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता होता है। जो उपभोक्ता जागरूक होगा वो कभी शोषित नहीं होगा। आप चूंकि जागरूक नहीं होते हैं, हम जागरूक नहीं है, हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। हमको जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। केवल जागरूकता एक शिक्षा से नहीं आता है, जागरूकता इस ढंग का कार्यक्रम अटेंड करके होता है, जैसे आरजीएस परिवार कर रहा है। तो हम लोग को इस ढंग के कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ताकि लोग जागरूक हो। और दूसरा क्या था आपने कहा, क्या इसके अधिकार क्या हैं? अधिकार तो बताया है, मर्चेंट जी ने 6 अधिकार बताया है आपको। आपको याद नहीं रहा तो आपको बता दें, 6 अधिकार है और वो 6 अधिकार में सूचना
सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, आपका सुनवाई, आपका शिकायत को सुनना और उपभोक्ता जागरूकता लाना, ये आपका अधिकार है। हाँ, सरकार का ये एक्चुअली कर्तव्य है आपको जागरूक करना, ये आपका अधिकार है। ये तो 6 अधिकार ऑलरेडी है, कानूनी रूप से ये अधिकार है। हाँ, और सरकार की तरफ से हमें विज्ञापन रेडियो टीवी के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है। जागो घराक, जागो घराक, बड़ी सुंदर कहानी भी वो सुनाते हैं, क्योंकि मैं रेडियो का आदी हूँ, तो इसलिए बहुत अच्छा वो हमें जागरूक करने के लिए अच्छे कहानियों के माध्यम से और एक अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से भी हमें जागरूक कर रहे हैं। और मर्चेंट साहब, वो पैसा आपका और हमारा पैसे से हो रहा है। अच्छा, वो रेडियो में और टेलीविजन पर कहते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड, जो पैसा आप तक पहुंचना चाहिए था, जो नहीं पहुंचा है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एक फंड बनाया गया है जिसको कहते हैं हम लोग कंज्यूमर वेलफेयर फंड, और उस फंड के तहत ये सारे जागो ग्राहक जागो कैंपेन चलता है। तो ये आपका और हमारा पैसा जो हमारा तक वापस आना चाहिए था, नहीं आया है कोई कारण, क्योंकि वो लोग खोज कर नहीं मिला। जैसे बैंक में कई करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है अनक्लेम्ड मनी, यू नो, इंश्योरेंस कंपनी में कई करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है अनक्लेम्ड मनी, ढंग के अनक्लेम्ड मनी से। हाँ, प्रोविडेंट फंड के भी, ईपीएफ में भी करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, किसी का पता नहीं है किसका। करेक्ट। तो ये सारे कंसोलिडेटेड फंड में चले जाता है देश का, लेकिन उस कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाने से हम लोग रुकावट लाए थे, और उस रुकावट से अब ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाने लग गया है, जो अंडर जीएसटी में भी ये क्लॉज कानूनी रूप से आ गया है कि जो भी रिकवरी होगा, जो अनरिच्ड रिकवरी, जिससे गैर कानूनी रूप से टैक्स वसूला गया है आपसे, वो पैसा भी कंज्यूमर वेलफेयर फंड में रखा जाएगा। जी, तो यहाँ पर हम आशी अली जी को भी आमंत्रित करेंगे। उससे पहले डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी, माइक को अनम्यूट करके आ जाइए सीधा। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया था कि एमआरपी लिखते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखते हैं, उसके साथ में ही अगर डेट ऑफ एक्सपायरी लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर बेस्ट बिफोर लिखा होता है, वो अलग जगह लिखा होता है, तो उसको खोजने में काफी दिक्कत आती है। वेरी गुड सजेशन। आरजेएस को ये सजेशन ऑफिशियली सबमिट करना चाहिए गवर्नमेंट को। जी, गुड सर। एक रेलवे से संबंधित सवाल है, जल्दी पूछिए जी। जैसे टिकट खो जाती है रेलवे की, तो दोबारा टिकट बनवाई थी हमने, तो उसका रिफंड नहीं मिला, तो क्या उसके लिए कुछ प्रोविजन है? ऑफ कोर्स प्रोविजन है। आपके पास यदि टिकट का डेट है, नंबर है, या कुछ भी है, टिकट खो गया है और आप यदि उसका डिटेल्स दे सकते हैं, तो उनका काम है कि उसको रिट्रीव करके, और यदि कानूनी रूप से आपको रिफंड मिलना चाहिए, तो यू आर 100% एंटाइटल्ड फॉर रिफंड एज पर द कैंसिलेशन रूल्स। और ड्यूरेशन रहता है इसका कुछ, कितने समय के अंदर ये करना चाहिए? यस, देयर इज अ टाइमलाइन फॉर क्लेमिंग रिफंड। ओके, और कोई थेफ्ट होता है अगर रिजर्व कंपार्टमेंट में से, तो उसका? You are covered under insurance. You have to immediately report to the guard who is traveling with the train, and to the nearest police station when you alight. जहां पर भी आप उतरेंगे, हर रेलवे स्टेशन में एक पुलिस स्टेशन होता है। You can go and file your FIR there, and you can claim from the railways the theft. हाँ, हमने you are insured by the railways. हमने FIR कराई थी, लेकिन कोई पुलिस वाला फिर आया था वहां से, तो बोला आप वापस ले लीजिए कंप्लेंट। नहीं, तो वही तो वो लोग तरीका करते हैं कि आपको भ्रामक रूप से वो लोग विड्रॉ करवाते हैं, जबकि आपको विड्रॉ नहीं कराना चाहिए। हाँ, तो वो एप्लीकेशन उसने कन्विंस करके लिखवा ली मैं हमसे कि हम कोई, यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग कन्विंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। जी, ये संगठन के पास ये समस्या, आर.के. गुप्ता जी, मुझे लगता है कि संगठन के पास जाने से सही हो जाता। और आशी अली जी आ जाइए सीधा। आशी अली जी। आप सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार।